ठीक 7 बजे शाम जयपुर के डीसीपी कार्यालय की इमारत ऐसे खड़ी थी जैसे दिन भर की भागदौड़ के बाद किसी ने उसकी धड़कनों को धीमा कर दिया हो। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी दीवारों पर ठंडी परछाइयां बना रही थी। छत का पंखा अपनी सुस्त चाल में घूमते हुए हवा से ज्यादा थकान फैला रहा था। बड़े हॉल में फाइलों के ढेर, लाल मोहर लगे कागज, आधी खाली चाय के गिलास और कुर्सियों की हल्की चरमराहट मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें हर कोई बस अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कांस्टेबल यादव कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठे थे, अखबार के पन्ने पलटते हुए जैसे किसी ऐसी खबर की तलाश में हों जो इस उबाऊ शाम को थोड़ा हल्का कर दे। पास ही कांस्टेबल प्रकाश मोबाइल स्क्रीन में डूबे थे, कभी हल्का मुस्कुरा देते, कभी भौं सिकोड़ते, जैसे दुनिया की असली समस्याएं उनके लिए सिर्फ स्क्रीन के बाहर की चीज हों। दरवाजे की भारी लकड़ी की चौखट अचानक बहुत हल्के से सरकी, इतनी हल्की आवाज की अगर हॉल में वह ठहरी हुई चुप्पी न होती तो शायद कोई सुन भी न पाता। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक दुबली पतली लड़की अंदर झांकने लगी। उसके कपड़े मैले थे, कई जगह से फटे हुए, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई और उनमें ऐसा डर जैसे किसी ने उसकी दुनिया को एक झटके में छीन लिया हो। वह कुछ कदम अंदर आई, लेकिन हर कदम जैसे डर से कांप रहा था। साहब, मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था जो सीधे दिल में उतर जाए। प्रकाश ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर यादव की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दबाई। यादव ने चश्मे के ऊपर से घूरते हुए कहा, क्या है, यहां क्या तमाशा लगा रखा है? ये डीसीपी ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। बाहर जाओ। लड़की कांप गई, पर वह मुड़ी नहीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर बची आखिरी हिम्मत इकट्ठा कर रही हो। मेरी छोटी बहन रिया, वो कल से गायब है। वो सिर्फ 11 साल की है। तो यादव ने बेरुखी से कहा, थाने जाओ, यहां बड़े केस चलते हैं। हर गुमशुदगी का मामला यहां नहीं आता। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। मैं थाने गई थी साहब, उन्होंने मुझे भगा दिया, कहा कि मैं ड्रामा कर रही हूं। प्रकाश हंस पड़ा। अरे भाई, रोज कोई ना कोई आ जाता है, बच्चों का क्या है, खेलते खेलते कहीं चले जाते हैं, 2 दिन में खुद लौट आएगी। उसने अपने मैले थैले से एक छोटी सी चीज निकाली, एक पुराना चांदी का कंगन। ये रिया का है, वो कभी नहीं उतारती थी। कल ये मुझे पानी के हैंडपंप के पास मिला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब डर से ज्यादा विनती थी। हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन यादव ने फिर भी ठंडे स्वर में कहा, कंगन से क्या साबित होता है? बच्चे चीजें गिरा देते हैं। यहां खड़े होकर हमारा टाइम मत खराब करो। लड़की के घुटने जैसे जवाब देने लगे। वह लगभग वहीं बैठ जाती, लेकिन तभी अंदर के केबिन से एक भारी, सख्त और संयमित आवाज गूंजी, बाहर इतना शोर किस बात का है? पूरे हॉल में अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। यादव कुर्सी से लगभग उछल पड़े। प्रकाश ने झट से मोबाइल जेब में डाल लिया। सबकी नजरें केबिन की तरफ उठ गईं। यह आवाज थी डीसीपी अर्जुन मल्होत्रा की। अर्जुन मल्होत्रा एक ऐसा नाम जिससे अपराधी कांपते थे। अनुशासन, ईमानदारी और सख्त फैसलों के लिए पूरे शहर में मशहूर। लेकिन वही अर्जुन गरीबों की शिकायत सुनने के लिए भी जाने जाते थे। यादव ने झुककर कहा, सर, एक लड़की आई है, कह रही है उसकी बहन गायब है। अंदर से कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर अर्जुन की आवाज आई, किसी का गायब होना मामूली बात नहीं है, उसे अंदर भेजिए। यादव का चेहरा उतर गया। उन्होंने लड़की की तरफ इशारा किया, जाओ, साहब बुला रहे हैं। लड़की के कदम कांप रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ी। केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक बड़ा साफ सुथरा कमरा था। दीवार पर राष्ट्रीय ध्वज, एक बड़ी मेज, व्यवस्थित फाइलें, और मेज के पीछे बैठे थे डीसीपी अर्जुन मल्होत्रा। उनकी वर्दी पर चमकते सितारे रोशनी में दमक रहे थे। चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में एक गहरी शांति। अर्जुन ने लड़की को ध्यान से देखा, उसकी थकी हुई आंखें, धूल भरे पैर, कांपते हाथ। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर पानी का गिलास भरा और उसकी तरफ बढ़ाया। बैठो, पहले पानी पियो, डरने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या हुआ? इतना अपनापन सुनकर लड़की की आंखें और भर आईं। उसने पानी पिया और कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम काव्या है। मेरी बहन रिया कल शाम से नहीं मिल रही। हम शास्त्री नगर की बस्ती में रहते हैं। वो हैंडपंप के पास खेल रही थी।
फिर अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने कंगन हाथ में लिया। उनकी उंगलियां हल्का सा रुक गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम? मेजर देवेंद्र मल्होत्रा। यह नाम सुनते ही अर्जुन जैसे जम गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उंगलियां फाइल पर रुक गईं। दिल की धड़कन तेज हो गई। देवेंद्र मल्होत्रा, यह वही नाम था जो उनके बचपन की धुंधली यादों में गूंजता था। वही नाम जिसके बाद एक भयानक आग, एक हादसा और अनाथालय की दीवारें थीं। उन्होंने काव्या की दाहिनी कलाई पर एक पुराना जलने का निशान देखा। ये निशान कैसे लगा? काव्या ने धीमे से कहा, बचपन में घर में आग लग गई थी। पापा ने मुझे बाहर निकाला, फिर वो कभी वापस नहीं आए। अर्जुन की आंखों के सामने वही लपटें नाच उठीं। उन्हें याद आया जलती हुई बैरक, धुआं, चीखें और फिर अस्पताल का बिस्तर। उन्हें बताया गया था कि उनके परिवार का कोई नहीं बचा। उन्होंने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। एक सैनिक, एक छोटा लड़का और गोद में एक नन्ही बच्ची। क्या ये तुम्हारे पापा हैं? काव्या की सांस रुक गई। हाँ, ये पापा हैं। और ये मैं। और ये। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। काव्या, मैं भी देवेंद्र मल्होत्रा का बेटा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। बाहर खड़े सिपाही दरार से यह सब देख रहे थे। जिस लड़की को वे भिखारी समझ रहे थे, वह उनके डीसीपी की सगी बहन निकली। लेकिन भावनाओं के उस ज्वार के बीच अर्जुन का चेहरा अचानक फिर सख्त हो गया। अब यह सिर्फ गुमशुदगी का केस नहीं है, यह मेरी बहन का मामला है और रिया को हर हाल में ढूंढा जाएगा। उन्होंने इंटरकॉम उठाया, पूरे शहर में अलर्ट जारी करो, हर निकास पर नाकाबंदी, सीसीटीवी फुटेज तुरंत चेक करो, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना दो, हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। डोड XA की MP हॉल में अफरा तफरी मच गई। फोन बजने लगे, वायरलेस खड़कने लगे। जो ऑफिस कुछ मिनट पहले सुस्ती में डूबा था, अब तूफान बन चुका था। अर्जुन ने काव्या की तरफ देखा। इस बार सिर्फ एक अफसर नहीं, एक भाई की तरह। डरो मत, रिया मिल जाएगी, मैं वादा करता हूं। और उसी वादे के साथ उस रात जयपुर की सड़कों पर सिर्फ पुलिस की गाड़ियां नहीं दौड़ रही थीं। दौड़ रहा था एक भाई का दिल, जो वर्षों बाद अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। रात गहराने लगी थी, लेकिन डीसीपी कार्यालय की रोशनी अब और तेज लग रही थी, जैसे हर ट्यूबलाइट में अचानक बेचैनी भर दी गई हो। कुछ देर पहले तक जो हॉल ऊब और थकान से भरा था, अब वहां वायरलेस की खड़खड़ाहट, फोन की घंटियां और तेज कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। डीसीपी अर्जुन मल्होत्रा अपने केबिन के भीतर खड़े थे, लेकिन उनकी निगाहें कमरे की दीवारों पर नहीं, बल्कि अतीत की उन लपटों पर टिकी थीं जो अचानक फिर से जीवित हो उठी थीं। सामने कुर्सी पर बैठी काव्या अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ रही थीं, मानो हर सेकंड उसके भीतर का डर और गहरा हो रहा हो। अभी कुछ ही देर पहले उसने जाना था कि उसके सामने बैठा यह सख्त और रौबदार अफसर उसका अपना बड़ा भाई है, वही भाई जिसे उसने बरसों पहले आग की उस भयावह रात में खो दिया समझ लिया था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने भावनाओं को संयम में बांधा। यह समय टूटकर बिखर जाने का नहीं था, यह समय खड़े होने का था। उन्होंने इंटरकॉम पर फिर आदेश दिया, एसीपी सिन्हा को तुरंत मेरे केबिन में भेजो। उनकी आवाज में वही दृढ़ता लौट आई थी जो पूरे शहर को अनुशासन में रखती थी, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी तात्कालिकता छिपी थी जिसे केवल एक भाई ही समझ सकता था। कुछ ही क्षणों में एसीपी राजीव सिन्हा कमरे में दाखिल हुए। यस सर, अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, शास्त्री नगर बस्ती के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाओ, खासकर हैंडपंप के पास वाले इलाके के। पिछले 24 घंटों का हर फ्रेम देखना है। एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट को अलर्ट करो। मुझे शक है कि यह सामान्य गुमशुदगी नहीं है। सिन्हा ने सिर हिलाया और बिना समय गंवाए बाहर निकल गए। काव्या अर्जुन को देख रही थी। उसके चेहरे पर अब भी डर था, लेकिन उसमें एक नई उम्मीद की रेखा उभर आई थी। भैया, अगर अगर उसे कुछ हो गया तो? उसकी आवाज फिर कांप गई। अर्जुन उसके पास आकर खड़े हुए, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया को कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। यह सिर्फ एक आश्वासन नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी। उधर कंट्रोल रूम में फुटेज की स्क्रीनें चमक उठीं। एक के बाद एक कैमरे की रिकॉर्डिंग चलने लगी।
रात के अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी, सड़कों पर आती जाती गाड़ियां और बीच बीच में बच्चों की परछाइयां। अचानक एक फ्रेम पर सिन्हा की नजर ठहर गई। हैंडपंप के पास एक दुबली सी बच्ची खड़ी थी। गले में वही चांदी का कंगन नहीं था, लेकिन चेहरे की मासूमियत पहचान में आने लायक थी। उसके पास एक औरत खड़ी थी, चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ। वह झुककर कुछ कहती है। बच्ची हिचकिचाती है, फिर उसके पीछे चल पड़ती है। सर, सिन्हा लगभग दौड़ते हुए अर्जुन के केबिन में आए। हमें कुछ मिला है। स्क्रीन पर वह दृश्य चलते ही काव्या की सांस रुक गई। ये रिया है। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उन्होंने स्क्रीन पर उस औरत का चेहरा जूम करने को कहा, लेकिन दुपट्टे की वजह से पहचान साफ नहीं हो पा रही थी। उसके बाद का फुटेज? अर्जुन ने पूछा। कुछ कैमरों में वह औरत और बच्ची एक पुरानी सफेद वैन की तरफ बढ़ते दिखे। नंबर प्लेट आंशिक रूप से दिख रही थी, RJ14। बाकी अंक धुंधले। अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, ट्रैफिक कंट्रोल से उस नंबर सीरीज की सभी वैन की लिस्ट निकालो। टोल नाकों की फुटेज चेक करो। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सूचना भेजो। शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगीं। सायरन की आवाज रात की खामोशी को चीरती चली गई। अर्जुन के भीतर भी एक सायरन बज रहा था। वह सायरन जो बरसों पहले अपने परिवार को खो देने के बाद कभी शांत नहीं हुआ था। उन्हें लगा जैसे नियति ने उन्हें दूसरा मौका दिया है। इस बार वह असहाय बच्चा नहीं, बल्कि पूरी ताकत वाला अधिकारी है। करीब 9 बजे एक और सूचना आई। एक मुखबिर ने खबर दी कि दिल्ली हाईवे के पास एक परित्यक्त गोदाम में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। वहां अक्सर एक सफेद वैन आती जाती देखी गई है। अर्जुन ने नक्शा सामने मंगवाया। लोकेशन शास्त्री नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर थी। स्पेशल टीम तैयार करो, बिना शोर किए घेराबंदी करनी है, उन्होंने कहा। काव्या कुर्सी पर बैठी सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रहा था। उसे डर भी था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि उसकी आवाज बेकार नहीं गई। उसके सामने बैठा आदमी सिर्फ एक अफसर नहीं, उसका अपना खून था। गोदाम के बाहर पुलिस की जीपें बिना सायरन के आकर रुकीं। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी चमकी। दरवाजा अंदर से बंद था। एक इशारे पर जवानों ने धक्का मारा। लोहे का दरवाजा जोर से खुला। अंदर 2 आदमी घबराकर भागने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में काबू में कर लिए गए। कोने में बोरे के पास एक छोटी सी आकृति सिमटी हुई थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। सर, बच्ची मिल गई है, वायरलेस पर आवाज आई। डीसीपी कार्यालय में बैठे अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी ने उनके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। उन्होंने काव्या की तरफ देखा। रिया मिल गई, उन्होंने धीरे से कहा। काव्या पहले तो समझ ही नहीं पाई। फिर जब शब्द उसके भीतर उतरे, वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में महीनों की अंधेरी रात के बाद पहली सुबह की किरण चमक उठी, लेकिन अर्जुन की निगाहों में अभी भी सतर्कता थी। उन्हें यहां लाओ, उन्होंने आदेश दिया। करीब आधे घंटे बाद जीप कार्यालय के बाहर आकर रुकी। एक महिला कांस्टेबल ने रिया को गोद से उतारा। बच्ची कांप रही थी, लेकिन जिंदा और सुरक्षित थी। जैसे ही उसने काव्या को देखा, वह दीदी कहकर दौड़ी और उससे लिपट गई। दोनों बहनों की सिसकियां पूरे हॉल में गूंज उठीं। अर्जुन कुछ कदम पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उन्होंने उन दोनों को देखा और मन ही मन कहा, इस बार परिवार नहीं टूटेगा। इस बार आग सब कुछ नहीं ले जाएगी। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उस रात ने एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दिया था। और डीसीपी अर्जुन मल्होत्रा ने समझ लिया था कि वर्दी की असली ताकत कानून लागू करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही आवाज सुन लेने में है। रिया के मिलने की खबर ने पूरे कार्यालय का माहौल बदल दिया था, लेकिन उस राहत के बीच भी अर्जुन के भीतर एक तूफान थमा नहीं था। बहनों के गले मिलने की वह छवि उनके सामने थी, पर उनके मन में अब भी कई अधूरे प्रश्न जल रहे थे। कौन थी वह औरत? किसके इशारे पर रिया को उठाया गया? क्या यह सिर्फ एक छोटी सी वारदात थी या किसी बड़े गिरोह की कड़ी? और सबसे गहरा सवाल, क्या नियति ने केवल उन्हें बहनें लौटाई हैं या उनके अतीत का कोई और पन्ना भी खुलने वाला है? रिया को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया।
काव्या उसके साथ रही, लेकिन जाते जाते उसने अर्जुन की तरफ देखा। उस नजर में आभार भी था और एक अनकहा डर भी, जैसे खुशी कहीं फिर से छिन न जाए। अर्जुन ने सिर हिलाकर भरोसा दिया। उनके लिए यह केवल एक पुलिस केस नहीं रह गया था, यह उनकी अधूरी जिंदगी का पुनर्लेखन था। कुछ देर बाद एसीपी सिन्हा 2 गिरफ्तार आरोपियों को लेकर केबिन में आए। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ थी। सर, ये दोनों गोदाम से पकड़े गए। नाम है शफीक और नरेश। शुरुआती पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इन्हें बच्ची सौंपने के लिए कहा गया था, आगे किसी और को भेजने वाले थे। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। किसने कहा? शफीक कांपती आवाज में बोला। सर, हम सिर्फ डिलीवरी करते हैं। हमें एक औरत ने बच्ची दी। वो खुद किसी मालिक के लिए काम करती है। कौन मालिक? अर्जुन की आवाज अब बर्फ जैसी थी। नाम नहीं पता सर। सब उसे साहब कहते हैं। पैसे बैंक में नहीं, कैश में मिलते हैं। और हमें सिर्फ लोकेशन मिलती है। अर्जुन ने मेज पर उंगलियां टपकाईं। यह स्पष्ट था कि मामला सतह से गहरा है। उन्होंने सिन्हा को निर्देश दिया, पूरी कॉल डिटेल निकालो, इनके फोन जब्त करो, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट को जोड़ो। यह नेटवर्क छोटा नहीं है। पूछताछ आगे बढ़ी। नरेश ने बताया कि वह औरत अक्सर शहर के गरीब इलाकों में घूमती है, बच्चों से दोस्ती करती है, उन्हें मिठाई या खिलौने का लालच देती है, फिर उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने का बहाना करती है। इस बार भी वही हुआ था, लेकिन एक बात अलग थी। उसने कहा था कि इस बच्ची की खास डिमांड है। अर्जुन की भौहें तन गईं। खास डिमांड क्यों? नरेश ने सिर झुका लिया। सर, शायद किसी को चाहिए था, हमें नहीं पता। यह शब्द हवा में भारी होकर लटक गए। अर्जुन के भीतर का अधिकारी जाग चुका था, पर साथ ही भीतर का भाई भी। उन्होंने खुद से कहा, अगर यह नेटवर्क जड़ से नहीं काटा गया तो न जाने कितनी रियाएं खो जाएंगी। इसी बीच मेडिकल रूम से खबर आई कि रिया सुरक्षित है, बस हल्का सा सदमा है। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचे। रिया बिस्तर पर बैठी थी, काव्या उसका हाथ पकड़े हुए। अर्जुन ने धीमे से पूछा, रिया, उस औरत ने तुमसे क्या कहा था? रिया ने घबराकर काव्या की ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोली, उसने कहा था कि वो मुझे पापा के पास ले जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का दिल एक पल को रुक सा गया। पापा? रिया ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा था कि पापा जिंदा हैं और वो मुझे उनसे मिलवाएगी। अर्जुन की आंखों में एक अजीब चमक उभरी, दर्द और शक की मिलीजुली। यह सिर्फ एक लालच नहीं था, यह उनके अतीत पर सीधा वार था। किसी ने उनके परिवार की कहानी को हथियार बनाया था। वापस केबिन में आते ही उन्होंने सिन्हा से कहा, 15 साल पुराने सैन्य विस्फोट केस की फाइल निकालो। मेजर देवेंद्र मल्होत्रा का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। उस हादसे के बाद किन किन लोगों की जांच हुई थी? सिन्हा चौंके, लेकिन आदेश मान लिया। कुछ देर बाद धूल जमी फाइलें मेज पर थीं। अर्जुन ने उन्हें पलटना शुरू किया। हर पन्ने के साथ पुरानी यादें लौटती जा रही थीं। अस्पताल का बिस्तर, अनाथालय की दीवारें, वह खालीपन जिसे उन्होंने वर्षों अनुशासन और कठोरता से भरने की कोशिश की थी। एक नाम पर उनकी उंगली ठिठक गई, रघुबीर चौहान, उस समय का सप्लाई ऑफिसर जिस पर हथियारों की गड़बड़ी का शक था, लेकिन सबूत के अभाव में केस बंद हो गया था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। अगर वह नेटवर्क तब भी सक्रिय था, तो क्या यह उसी का विस्तार है? तभी कंट्रोल रूम से सूचना आई, गिरफ्तार शफीक के फोन से एक नंबर मिला है जो पिछले 6 महीनों से कई संदिग्ध कॉल्स में सक्रिय है। लोकेशन ट्रेस हुई, जयपुर के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस। अर्जुन ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, स्पेशल टीम तैयार करो। इस बार मैं खुद जाऊंगा। सिन्हा ने सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन का निर्णय अटल था। यह केवल अपराध का मामला नहीं था, यह उस जाल का हिस्सा था जिसने उनके बचपन को छीन लिया था। फार्म हाउस के बाहर रात और गहरी थी। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी की। अंदर से हल्की रोशनी दिख रही थी। अर्जुन ने संकेत दिया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कुछ लोग भागने लगे। एक कमरे में कंप्यूटर, नकली दस्तावेज, बच्चों की तस्वीरें और नकद पैसों के बंडल मिले। और फिर सामने आया एक चेहरा, वही औरत जो फुटेज में दिखी थी। दुपट्टा हटते ही उसने अर्जुन को पहचाना और एक पल को उसकी आंखों में डर चमक उठा। तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया है? उसने व्यंग्य से कहा।
अर्जुन शांत रहे। मुझे पता है तुमने गलत बच्ची उठाई है। औरत हंसी, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। गलत? नहीं साहब, हमें तो बताया गया था कि यह बच्ची खास है, मेजर देवेंद्र मल्होत्रा की बेटी। यह सुनते ही अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। अब साफ था, किसी ने जानबूझकर उनके परिवार को निशाना बनाया था। किसने बताया? अर्जुन की आवाज में बिजली थी। औरत ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसकी आंखें उस नाम की ओर इशारा कर रही थीं जो फाइल में दबा पड़ा था। अर्जुन समझ गए यह खेल बहुत पुराना है, और अब यह केवल एक बचाव नहीं, बल्कि एक युद्ध था। उस रात जब वे वापस लौटे, उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। रिया सुरक्षित थी, लेकिन सच्चाई की जड़ अभी बाकी थी। उन्होंने काव्या और रिया को सुरक्षित घर भेज दिया, लेकिन खुद देर रात तक फाइलों में डूबे रहे। उनकी आंखों में अब एक नई आग थी। इस बार वह आग किसी हादसे की नहीं, बल्कि न्याय की थी, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया, जिसने भी देवेंद्र मल्होत्रा के परिवार को निशाना बनाया है, वह अब कानून से नहीं बचेगा। उस रात जयपुर की हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन डीसीपी अर्जुन मल्होत्रा के भीतर आग जल रही थी। रिया सुरक्षित थी, काव्या उनके घर पर थी, लेकिन अब कहानी केवल एक अपहरण तक सीमित नहीं रह गई थी। यह एक ऐसे जाल की परतें खोल रही थीं जिसकी जड़ें वर्षों पुरानी थीं। मेजर देवेंद्र मल्होत्रा का नाम किसी ने जानबूझकर इस्तेमाल किया था। इसका मतलब साफ था, यह सब संयोग नहीं था। कोई है जो उनके अतीत को जानता है, और वही अब वर्तमान को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। सुबह के 5 बजते बजते अर्जुन कार्यालय पहुंच चुके थे। पूरी रात उन्होंने फाइलें खंगाली थीं। पुराने सैन्य विस्फोट केस की रिपोर्ट, गवाहों के बयान, संदिग्धों की सूची, हर दस्तावेज अब नए अर्थ ले रहा था। एसीपी सिन्हा भी बिना आराम किए लौट आए थे। सर, रघुबीर चौहान की पुरानी लोकेशन हिस्ट्री निकलवाई है। विस्फोट के बाद वह कुछ साल गायब रहा, फिर अचानक एक निजी सुरक्षा कंपनी के नाम पर कारोबार शुरू किया। लेकिन असल में वह कंपनी कई शेल अकाउंट से जुड़ी है, सिन्हा ने बताया। अर्जुन की आंखों में गहराई उतर आई। और वह फार्म हाउस? सर, वह उसी नेटवर्क की एक संपत्ति है। दस्तावेज किसी और के नाम पर हैं, लेकिन फंडिंग का लिंक उसी कंपनी से मिलता है। अब तस्वीर साफ हो रही थी। अपहरण का गिरोह केवल बच्चों की तस्करी नहीं कर रहा था, वे चुनकर ऐसे बच्चों को निशाना बना रहे थे जिनका कोई मजबूत सहारा न हो। लेकिन रिया के मामले में उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने उस परिवार को छुआ था जिसे वे मृत समझते थे। अर्जुन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आज हम आधा काम नहीं करेंगे, पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार होगा। सिन्हा, सभी संभावित ठिकानों की सूची बनाओ। साइबर सेल से कहो कि पिछले 6 महीनों के ट्रांजैक्शन ट्रैक करे, और क्राइम ब्रांच को भी साथ जोड़ो। दोपहर तक एक विस्तृत ऑपरेशन प्लान तैयार हो चुका था। शहर के 3 अलग अलग इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां चिन्हित की गईं, एक गोदाम, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑफिस, और शहर के बाहर एक और फार्म हाउस। अर्जुन ने निर्णय लिया कि तीनों जगहों पर एक साथ छापा मारा जाएगा। अगर एक को भनक लगी तो बाकी सब साफ हो जाएंगे। उन्होंने सख्ती से कहा। शाम ढलते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। वायरलेस पर कोड वर्ड्स गूंज रहे थे। पुलिस की गाड़ियां बिना सायरन के अपने अपने स्थानों पर पहुंचीं। अर्जुन खुद उस ट्रांसपोर्ट ऑफिस की ओर बढ़े जहां से संदिग्ध वैन का संचालन होता था। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन भीतर एक अनकहा कंपन भी। कहीं यह सब केवल अपराध नहीं, बल्कि उनके पिता की कहानी का भी जवाब हो। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कुछ लोग कागज जलाने की कोशिश कर रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा डिलीट हो रहा था। सब कुछ जब्त करो, अर्जुन गरजे। कुछ ही मिनटों में ऑफिस सील कर दिया गया। हार्ड ड्राइव, नकली लाइसेंस, बच्चों के फर्जी पहचान पत्र, सबूत एक एक कर सामने आने लगे। उधर फार्म हाउस पर भी टीम ने धावा बोला। वहां से 3 और संदिग्ध पकड़े गए। पूछताछ में एक नाम बार बार सामने आया, चौहान साहब। वही रघुबीर चौहान। अब कोई संदेह नहीं था कि वह इस पूरे जाल का सूत्रधार है। रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि चौहान शहर छोड़ने की तैयारी में है। उसकी गाड़ी हाईवे की ओर बढ़ रही है। अर्जुन ने खुद पीछा करने का निर्णय लिया। सर, यह जोखिम भरा है, सिन्हा ने चेताया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जोखिम तब था जब हम अनजान थे, अब नहीं।
हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच पीछा शुरू हुआ। पुलिस जीप की लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं। चौहान की कार जिगजैग चल रही थी, जैसे बच निकलने की आखिरी कोशिश हो। अचानक उसने ब्रेक मारा और कार एक सुनसान मोड़ पर रोक दी। वह बाहर निकला, हाथ में पिस्तौल। अर्जुन भी जीप से उतरे। दोनों की नजरें टकराईं। वर्षों का रहस्य उस एक पल में सिमट आया। तो आखिर तुम आ ही गए, चौहान ने व्यंग्य से कहा। तुम्हें सच जानना ही था ना? सच जानने के लिए ही तो जिंदा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। चौहान हंसा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट छिपी थी। तुम्हारे पिता ने मेरा खेल बिगाड़ दिया था। विस्फोट कोई हादसा नहीं था। उन्होंने घोटाले का पर्दाफाश करना चाहा था। मुझे रास्ता साफ करना पड़ा, लेकिन तुम बच गए और अब फिर से मेरे सामने खड़े हो। अर्जुन की आंखों में आग भड़क उठी। तुमने मेरे परिवार को तोड़ा, बच्चों को बेचा और सोचते रहे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। चौहान ने बंदूक उठाई, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन ने फुर्ती से कदम बढ़ाया। एक झटके में गोली हवा में चली और पुलिस की टीम ने चौहान को काबू में कर लिया। हथकड़ी उसकी कलाई में जकड़ दी गई। उस पल अर्जुन ने गहरी सांस ली। वर्षों का बोझ जैसे कंधों से उतर गया। यह केवल अपराधी की गिरफ्तारी नहीं थी, यह अतीत के उस अंधेरे पर जीत थी जिसने उन्हें अनाथ बना दिया था। वापस लौटते समय हाईवे की लाइटें पीछे छूटती जा रही थीं। अर्जुन की निगाहें आगे टिकी थीं। उन्होंने महसूस किया कि न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि साहस में बसता है। अगर उस रात काव्या दरवाजे से लौटा दी जाती, तो शायद यह सच कभी सामने न आता। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने चौहान को हिरासत में सौंपा। मीडिया को अभी कुछ नहीं बताया गया। पहले नेटवर्क पूरी तरह तोड़ना है, अर्जुन ने स्पष्ट कहा। रात गहरी थी, लेकिन इस बार अंधेरा उन्हें डराता नहीं था। उन्होंने फोन उठाकर काव्या को संदेश भेजा, सब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं। कुछ देर बाद जवाब आया, भैया, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। सितारे शांत थे। उन्हें लगा जैसे उनके पिता कहीं दूर से ये सब देख रहे हों। इस बार आग ने उनका घर नहीं छीना था। इस बार उसी आग ने रास्ता रोशन कर दिया था। और उस रात डीसीपी अर्जुन मल्होत्रा ने समझ लिया, न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अगर इरादा अडिग हो तो सच कभी हारता नहीं। भोर की पहली रोशनी जब जयपुर की इमारतों पर उतर रही थी, तब डीसीपी कार्यालय के लॉकअप में रघुबीर चौहान बैठा था, हथकड़ी लगी कलाइयों के साथ, लेकिन चेहरे पर अब भी वह अहंकार पूरी तरह मरा नहीं था जिसने वर्षों तक उसे बचाए रखा था। अर्जुन मल्होत्रा ने रात भर की कार्रवाई के बाद भी आराम नहीं किया। उनके सामने केवल एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा धागा था जो 15 साल पुराने विस्फोट से लेकर आज की तस्करी तक सबको जोड़ रहा था। अब बात केवल रिया की नहीं थी, यह उन सभी बच्चों की थी जिनकी तस्वीरें जब्त कंप्यूटर में मिली थीं। सुबह 7 बजे स्पेशल इंटेरोगेशन शुरू हुआ। कमरा साधारण था, एक टेबल, 2 कुर्सियां, एक कैमरा। अर्जुन ने खुद पूछताछ का निर्णय लिया। सिन्हा और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी मौजूद थे। चौहान ने अर्जुन को देखते ही हल्की हंसी छोड़ी। तो बेटा, आखिर बाप का बदला लेने आया है? अर्जुन की आंखें स्थिर रहीं। मैं कानून की तरफ से आया हूं। कानून? चौहान ने व्यंग्य किया। कानून तो मैंने सालों तक खरीद रखा था। अर्जुन ने मेज पर कुछ तस्वीरें रखीं, गुमशुदा बच्चों की, फर्जी दस्तावेजों की, बैंक लेन देन के रिकॉर्ड की। यह सब तुम्हारी सुरक्षा कंपनी का हिस्सा है। बच्चों की तस्करी, फर्जी पहचान, अवैध ट्रांसफर। चौहान ने चुप्पी साध ली, लेकिन उसके चेहरे की नसें फड़क रही थीं। अर्जुन ने अगला वार किया। मेजर देवेंद्र मल्होत्रा ने तुम्हारे हथियार घोटाले की फाइल तैयार की थी। उन्होंने सच सामने लाने की कोशिश की, इसलिए तुमने विस्फोट कराया। कुछ क्षण के लिए चौहान की आंखों में सच्चाई तैर गई। तुम्हारे पिता ने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, उसने दबी आवाज में कहा। मैंने पहले कर दिया। कमरे की हवा भारी हो गई। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उनका स्वर अब भी नियंत्रित था। तुम्हें लगा था कि पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन सच बच गया, और आज वही सच तुम्हारे सामने खड़ा है। इंटरोगेशन लंबा चला। चौहान ने धीरे धीरे नेटवर्क का खुलासा किया। देश के अलग अलग शहरों में एजेंट, गरीब बस्तियों में घूमने वाली महिलाएं, नकली एनजीओ के नाम पर बच्चों को बाहर भेजना। हर बयान के साथ गिरोह की जड़ें उखड़ती जा रही थीं।
पुलिस ने एक एक कर सभी स्थानों पर छापे मारे। कई बच्चे बरामद हुए। कई परिवारों को वर्षों बाद उम्मीद की किरण मिली। दोपहर तक मीडिया को खबर लग चुकी थी, लेकिन अर्जुन ने स्पष्ट आदेश दिया था, किसी भी तरह की सनसनी से पहले बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को रखी गई। कार्यालय के बाहर कैमरे चमक रहे थे। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। क्या यह पुराना सैन्य केस से जुड़ा है? क्या डीसीपी साहब का परिवार भी इस नेटवर्क का हिस्सा था? अर्जुन ने संयमित शब्दों में कहा, यह ऑपरेशन केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। किसी भी बच्चे को बेचने की कोशिश करने वाला कानून से नहीं बचेगा। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन भीतर कहीं एक शांत संतोष भी था। वर्षों का अंधेरा अब खुल चुका था। शाम को जब अर्जुन घर पहुंचे, काव्या और रिया बैठक में बैठे थे। रिया अब पहले से शांत दिख रही थी। उसने अर्जुन को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। भैया, अब वो लोग वापस नहीं आएंगे ना? उसकी मासूम आवाज में हल्का डर अब भी बाकी था। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कभी नहीं। काव्या ने धीमे से पूछा, क्या सच में वो लोग पापा को जानते थे? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हां, लेकिन पापा गलत नहीं थे। उन्होंने सच के लिए लड़ाई लड़ी और आज वही सच जीत गया। निशा रसोई से बाहर आईं। उनकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। आज घर में पहली बार सुकून है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मेज पर खाना लगा। चारों एक साथ बैठे। यह दृश्य अर्जुन के लिए नया था। परिवार, हंसी, बिना डर का भोजन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अर्जुन ने विभागीय कार्रवाई शुरू की। जिस थाने ने काव्या को भगा दिया था, उसके अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। एक शिकायत को अनसुना करना अपराध को जन्म देना है, उन्होंने स्पष्ट कहा। संदेश पूरे विभाग में फैल गया। कानून की वर्दी का मतलब केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। रघुबीर चौहान को अदालत में पेश किया गया। मीडिया ने उसे घेरा, लेकिन इस बार वह चुप था। उसकी ताकत टूट चुकी थी। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केस लंबा चलेगा, लेकिन पहली जीत हो चुकी थी। रात को बालकनी में खड़े अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनके पिता कहीं से देख रहे हों। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने वादा निभाया। पीछे से रिया की आवाज आई, भैया, कहानी सुनाओ ना। अर्जुन मुस्कुराए। वह मुड़े और अंदर चले गए। अब यह घर केवल एक सरकारी बंगला नहीं था, यह एक नया आरंभ था। एक परिवार जो आग में बिखर गया था, आज न्याय की रोशनी में फिर से जुड़ गया था। और अर्जुन मल्होत्रा ने समझ लिया, वर्दी की असली जीत अपराधी को पकड़ने में नहीं, बल्कि किसी बच्चे की मुस्कान बचाने में है। उस रात जयपुर शहर धीरे धीरे नींद में डूब रहा था, लेकिन डीसीपी अर्जुन मल्होत्रा के सरकारी बंगले की एक खिड़की में अब भी रोशनी जल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे सरसराती थीं, और उस रोशनी के भीतर एक ऐसा सुकून था जो बरसों से इस घर ने नहीं देखा था। रिया अपने कमरे में गहरी नींद सो चुकी थी। काव्या भी थकान और भावनाओं के लंबे तूफान के बाद पहली बार बिना डर के बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वह बालकनी में खड़े आसमान को देख रहे थे, जैसे तारों के बीच किसी चेहरे को तलाश रहे हों। निशा चुपचाप उनके पास आकर खड़ी हुई। अब सब खत्म हो गया है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, नहीं, अब शुरू हुआ है। यह शुरुआत सच में नई थी। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रिया की हंसी अब गलियारों में गूंजने लगी थी। वह कभी बगीचे में दौड़ती, कभी निशा के साथ रसोई में खड़ी होकर मदद करने का नाटक करती। काव्या धीरे धीरे इस नए जीवन को समझने लगी थी। उसे अब भी विश्वास नहीं होता था कि कुछ दिन पहले तक वह उसी शहर में थी, पर जमीन और आसमान का फर्क था। अर्जुन ने सबसे पहले रिया का स्कूल में दाखिला करवाया। खुद प्रिंसिपल से मिलकर बात की। उसे किसी खास सहानुभूति की जरूरत नहीं, उन्होंने साफ कहा। उसे सिर्फ बराबरी का मौका चाहिए। यह शब्द उनके अपने जीवन से निकले थे। वह जानते थे कि अनाथालय में बड़े होते हुए उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस हुई थी, समानता की। काव्या के लिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था की। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे काम पर मजबूर कर दिया था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं। काव्या की आंखें भर आईं। उसने पहली बार बिना झिझक उन्हें
भैया कहा। कार्यालय में भी बदलाव दिखाई देने लगा। चौहान का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। कई बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया। मीडिया अब अर्जुन को सख्त अफसर के साथ साथ संवेदनशील अधिकारी भी कहने लगी थी। लेकिन अर्जुन ने किसी प्रशंसा को अपने भीतर जगह नहीं दी। उनके लिए यह व्यक्तिगत विजय नहीं थी, यह व्यवस्था की मरम्मत थी। एक शाम जब चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, रिया ने अचानक पूछा, भैया, अगर दीदी उस दिन ऑफिस नहीं आती तो? कमरे में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो शायद हम आज यहां साथ नहीं होते, उन्होंने सच कहा। निशा ने जोड़ा, इसलिए कभी भी अपनी आवाज दबाना मत। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो बस आखिरी उम्मीद लेकर गई थी। मुझे लगा था कोई नहीं सुनेगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। याद रखना, सिस्टम तभी बदलता है जब कोई दरवाजा खटखटाने की हिम्मत करता है। उस रात अर्जुन अपने पिता की पुरानी तस्वीर लेकर बैठे। उन्होंने उसे फ्रेम में लगाकर ड्राइंग रूम की दीवार पर टांग दिया। रिया ने तस्वीर को देखकर कहा, ये दादाजी हैं? अर्जुन मुस्कुराए। हां, और वो हमेशा सच के साथ खड़े रहे। रिया ने मासूमियत से कहा, तो हम भी रहेंगे। दिन बीतते गए। घर में नए रंग भरने लगे। रिया का पहला स्कूल डे, काव्या का कॉलेज का पहला लेक्चर, निशा का उनके लिए कपड़े चुनना, हर छोटी बात एक नई कहानी बनती जा रही थी। अर्जुन के लिए यह सब किसी ऑपरेशन से बड़ा मिशन था, एक सुरक्षित घर बनाना। एक दिन अर्जुन को अनाथालय से फोन आया जहां वह बड़े हुए थे। वहां के प्रबंधक ने कहा, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपके बारे में खबर देखी। अर्जुन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं आऊंगा। जब वह अनाथालय पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। अर्जुन ने उनसे कहा, कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। दुनिया बड़ी है, लेकिन रास्ते मिलते हैं। यह शब्द केवल बच्चों के लिए नहीं, खुद उनके लिए भी थे। वापसी में उन्होंने महसूस किया कि अतीत का दर्द अब बोझ नहीं रहा, बल्कि ताकत बन गया है। अगर वह उस दर्द से न गुजरे होते तो शायद किसी काव्या की आवाज नहीं सुन पाते। शाम को घर लौटते समय आकाश में बादल छा रहे थे, लेकिन दूर कहीं हल्की रोशनी भी थी। रिया दरवाजे पर दौड़ कर आई। भैया, आज मैंने क्लास में कविता सुनाई, वह उत्साह से बोली। अर्जुन ने झुककर उसे गले लगाया। उस क्षण उन्हें लगा कि यह जीत अदालत के फैसले से बड़ी है। यह जीत डर पर, अकेलेपन पर और उस अंधेरे पर है जिसने कभी उन्हें घेर लिया था। रात को बालकनी में खड़े होकर अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। सितारे शांत थे। उन्होंने मन ही मन कहा, पापा, अब सब ठीक है। नीचे कमरे में काव्या और रिया की हंसी गूंज रही थी। निशा ने पीछे से आकर उनका हाथ थाम लिया। अब सच में सब ठीक है, उन्होंने दोहराया। और उस रात डीसीपी अर्जुन मल्होत्रा ने जाना कि वर्दी की चमक असली नहीं होती। असली चमक उस घर की रोशनी में होती है जहां डर की जगह विश्वास हो और टूटे हुए रिश्तों की जगह नया भविष्य। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जीवन चलता रहता है। लेकिन उस घर की खिड़की में जो रोशनी जल रही थी, वह केवल एक बल्ब की नहीं थी। वह उन रिश्तों की लौ थी जो कभी बुझी नहीं, बस समय के इंतजार में थीं।